Welcome back to my channel Rosra ITI class. Today we will discuss about artificial respiration. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। यह किस लिए यूज होता है? जब दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कोई एक्सीडेंट होते हैं, उस समय मूर्छित हो जाते हैं, सांसें रुक जाती है, धड़कन चलती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, पेशेंट खुद से सांसें नहीं ले पाती है, तो उस समय क्या होता है कि हमें कृत्रिम श्वास देनी पड़ती है। तो इस प्रक्रिया में क्या है, इस क्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर विविध प्रक्रिया द्वारा सांस दी जाती है। वही चीज़ है ना। कृत्रिम श्वास क्रिया की 4 मुख्य विधियां हैं। पहला है सिल्वेस्टर मेथड। कहीं कहीं सिल्वेस्टर मेथड को सेकेंड मेथड भी कहते हैं, लिखा रहेगा सेकेंड मेथड, और यह मुख्य याद रखना है सिल्वेस्टर मेथड, ठीक है ना। सेकेंड होता है शेफर मेथड, थर्ड होता है मुंह से मुंह में हवा भरना, और सबसे लास्ट होता है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन इंस्ट्रूमेंट थ्रू, है ना। अब देखते हैं सिल्वेस्टर मेथड में क्या होता है। तो सिल्वेस्टर मेथड में इस विधि में आघात व्यक्ति को सीने की ओर छाले पड़े होते हैं, सीने की ओर चोट लगा हुआ होता है। जब सीने की ओर चोट लगा हुआ है तो उसे पीठ के बल लिटा देते हैं। पीठ के बल लिटाने के बाद उसको यहाँ पे सीने के जस्ट नीचे यहाँ पे तकिया दिया जाता ताकि ये सीना थोड़ा ऊपर उठा रहे और ये सिर जो है सो नीचे झुका रहे, राइट। और उसके बाद हम घुटनों के बल पीछे साइड बैठ जाते हैं, उसका हाथ ऐसे खुला रहता है, उसके बाद आधा मुट्ठी बांधना है और आघात व्यक्ति का, और उसके हाथ को सीने पे लाना है, 2-3 सेकेंड तक अपने हाथ से उसे प्रेस करना है, दबाना है। दबाने से क्या होगा कि उसके अंदर के फेफड़े का वायु जो होगा वो बाहर की ओर निकलेगा। फिर 2-3 सेकेंड के बाद उस दबाव को हटाना है, जिससे क्या होगा कि बाहर की ताज़ी वायु उसके फेफड़े के अंदर जाएगी, और उसके बाद फिर उस आघात व्यक्ति को, मूर्छित व्यक्ति को के हाथ को मुट्ठी को सीधा करना है और ऐसे करके हाथ को ऐसे फैला देना है ना। तो ये प्रोसेस करीब हर मिनट में 10-12 बार कर देना है, और ये तब तक करना है जब तक कि मूर्छित व्यक्ति होश में न आ जाए। क्योंकि मूर्छित व्यक्ति को होता क्या है, खुद से सांस लेने में असंभव रहता है, वो नहीं ले पाता है। तो इसलिए ये जो है कृत्रिम श्वास प्रक्रिया चालू करना होता है। इससे प्रेस करने से क्या होता है, हृदय की वायु बाहर निकलती है, और जब हटाते हैं दबाव तो बाहर की ताज़ी वायु अंदर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है शेफर मेथड। शेफर मेथड में क्या होता है कि पेशेंट को पीठ के बल चोट लगा हुआ होता है। तो जब पीठ के बल चोट लगा हुआ है तो उसको लेटाएंगे पेट के बल, और जब पेट के बल लेटाएंगे तो वो सामने ऐसे लेट गया, पीछे हम घुटने के बल यहाँ पे बैठ जाएंगे, ये क्या बोलते हैं, आघात व्यक्ति, मूर्छित व्यक्ति के यहाँ पे बैठ जाएंगे घुटनों के बल, और अपने हाथ को इस पोजीशन पे रखेंगे, इस पोजीशन पे रख के और तलहटी से यहाँ पे प्रेस करेंगे यहाँ पे, और उसमें भी तकिया कहाँ रखेंगे, मूर्छित व्यक्ति के सीना पे रखेंगे ताकि ये उठ जाए। और जब ये प्रेस करेंगे अपने तलहटी से तो क्या होगा, फेफड़े की वायु बाहर निकलेगी, और उसको हटाएंगे 2-3 सेकेंड के बाद तो बाहर की ताज़ी वायु फेफड़े के अंदर जाएगी, है ना। तो ये इस मेथड के अंतर्गत आती है, शेफर मेथड के अंतर्गत। अथवा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है, इस मेथड में क्या होता है लिख देते हैं, ठीक ना। सिल्वेस्टर मेथड में पेशेंट को पीठ के बल लेटाया जाता है, इसमें पीठ के बल लेटाया जाता है, पीठ के बल लेटाया जाता है, राइट। और शेफर मेथड में इसमें पेशेंट को
पेट के बल लेटाया जाता है। पेट के बल लेटाया जाता है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट होता है मुंह से मुंह हवा भरना। उसमें क्या होता है, मुंह से मुंह हवा भरना, उसको अगर पीठ के बल लेटाएंगे तभी हम मुंह से मुंह में हवा भर पाएंगे। जब पेट के बल लेटाएंगे तो मुंह से मुंह हवा नहीं भर पाएंगे। स्पष्ट है, जब मुंह से मुंह हवा भरेंगे तो उसको पीठ के बल ही लेटाया जाता है। तो इस मेथड में भी मूर्छित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। पीठ के बल लेटाया जाता है ना। इसमें मूर्छित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है और उसके मुंह में अगर कोई गंदगी, मतलब जैसे खैनी, पान पराग जो भी है, गुटखा है, इस सब को हटा दिया जाता है साफ करके, और उसके बाद रुमाल रख दिया जाता है नाक बंद करके, और उसके मुंह खोल के और बलपूर्वक अपने मुंह से उसको हवा देना होता है। और इतना हवा देना है कि ताकि उसके सीना फूले, अंदर तक अपना हवा उसके सीने तक जाए, फेफड़ा तक जाए, और उसके बाद फिर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद क्या होगा, उसके फेफड़ा से जो वायु है वो फिर बाहर जाएगा। फिर खुद से मुंह से खुद नाक बंद करके अपने से, मतलब मूर्छित व्यक्ति को के मुंह पे अपना मुंह रख के और नाक बंद करके और बलपूर्वक फिर से हवा भरना है, और इतना बलपूर्वक हवा भरना है कि सीना फूले, और फिर उसको छोड़ देना है। और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि मूर्छित व्यक्ति खुद से सांसें न ले पाए। सांस अगर अपने से लेना चालू कर दिया तो फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया तो फिर छोड़ देंगे, है ना। अगर इस तीनों मेथड से सही नहीं हो रहा है तब लास्ट ऑप्शन है कृत्रिम श्वास यंत्र। ये आप हॉस्पिटल में देखे होंगे कि नर्स जो है सो ऐसे बल्ब दबाते रहते हैं और सांसें चलते रहती है, सांसें अंदर जाती है कृत्रिम वायु और फिर बाहर छूटते रहता है ना। तो इसमें ये जो है अस्पताल में अवेलेबल है, और ये जो है सो अपना खुद से जिस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो पहला मेथड है पीठ के बल, दूसरा मेथड है पेट के बल। इस दोनों में मूर्छित व्यक्ति जल्दी होश में नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रचलित ये है मुंह से मुंह हवा भरना, है ना। जैसा कि मूवी में आप लोग देखे होंगे कि एक्सीडेंट जो होता है तो उसमें तुरंत एक्सीडेंट दुर्घटना हुआ तो अक्सर देखे होंगे कि हीरोइन ही इस सिचुएशन में दुर्घटनाग्रस्त होगी और उस समय हीरो ही आएगा मुंह से मुंह हवा भरने के लिए, है ना। और इसमें देखे होंगे कि अधिकांश तो हीरो एक्सीडेंट होगा और अस्पताल एडमिट हुआ और वहाँ जो नर्स होगी वो मतलब ऐसा बनाया ही जाता है कि वहाँ पे हीरोइन होगी नर्स के रूप में, और वो कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा उसे सांस देने की प्रोसेस चालू रखती है। और ये दोनों जो है अक्सर देखे होंगे मूवी वगैरह में कि जैसे हीरो को काफ़ी चोट लग गया, विलेन बहुत मार मारा, उसके बाद बेहोश है तो उसके माँ उसके सीने पे खूब जोर से प्रेस करेगी, उठो बेटा उठो, तुम्हें खून की कसम बदला लेना है, तो वो ये मेथड अप्लाएगी, वहाँ पे सीना दबाएगी, प्रेस करेगी, और फिर उसके बाद सांसें चलेगी तो फिर होश हीरो होश में आएगा, है ना। इस तरह का मेथड उसमें देखे होंगे, और ये मेथड अक्सर देखे ही होंगे और ये हॉस्पिटल में पाया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आग क्या है, राइट। देखते हैं आग। आग क्या है? किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग होता है, ठीक। तो आग में जो किसी भी पदार्थ के दहन में, जलने में किन किन कौन कौन सा कारक होते हैं, तो निम्न 3 कारक होते हैं। एक ईंधन होता है, ईंधन रहेगा तभी जलेगा। दूसरा होता है ऊष्मा, जलेगा तो ऊष्मा जनरेट होगा ही। और एक ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में दहन होती है, ठीक है ना। तो ये 3 कारक होते हैं। आग लगने का कारण, अब आग लगने का क्या क्या कारण हो सकती है, तो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में क्या क्या हो सकती है,
तो विद्युतीय तारों का ढीला होना, अगर तार ढीला सही से नहीं कसाएगा तो वहाँ पे स्पार्क मारेगा और वहीं से आग लगने की पूरे संभावना है ना। नेक्स्ट, विद्युतीय तारों पर अधिक लोड का होना, अगर पतला तार है और लोड लगा दिए 3 एम्पियर 4 एम्पियर पे, तो उसमें आग लगने की संभावना है। लोड अधिक होना मतलब तार के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। बिजली के शॉर्ट सर्किट से, उसके बाद कारखाना में धूम्रपान करने से, तेज़ चलने वाली मशीनों में तेल का न होना, अगर तेल मोबिल अगर ग्रीसिंग नहीं किया रहेगा और तेज़ चल रही है तो उससे भी फ्रिक्शंस के कारण बस आग लग सकती है। ज्वलनशील पदार्थों पर ध्यान न रखने से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आग के प्रकार। आग को 4 श्रेणी में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 श्रेणी में बांटा गया है। क्लास ए में होता है ठोस पदार्थों से लगने वाली आग, ठीक है। क्लास बी में द्रव पदार्थों से लगने वाली आग। क्लास सी में ज्वलनशील गैसीय पदार्थों से लगने वाली आग। और क्लास डी में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग, है ना। इसके बारे में डिटेल से हम लिखा देते हैं, ठीक। देखिए, क्लास ए आग ठोस पदार्थों से लगने वाली आग। क्लास ए की आग होती है जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा, जो भी ठोस पदार्थों से लगने वाली आग क्या है, क्लास ए की आग होती है। क्लास बी की आग द्रव पदार्थों से लगने वाली आग क्लास बी श्रेणी में आती है, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, अल्कोहल, स्पिरिट इत्यादि। नेक्स्ट, क्लास सी की आग गैसीय पदार्थों से लगने वाली आग क्लास सी की श्रेणी में आती है, जैसे गैस सिलेंडर में भरी एलपीजी गैस से लगने वाली आग। नेक्स्ट जो लास्ट होता है क्लास डी की आग बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से या बिजली उपकरण में लगने वाली आग क्लास डी की श्रेणी में आती है। अब पहले हम पढ़ते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और फिर इस चारों प्रकार के आग का निवारण पढ़ेंगे। चलिए, फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं? आग बुझाने के लिए करते हैं। यानी यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव के द्वारा हो या गैस या चूर्ण का छिड़काव कर जल रही वस्तु में जो सप्लाई के रूप में ऑक्सीजन जो जा रही है उस सप्लाई को रोक देने पर आग बुझाई जा सके, उस तरह का यह यंत्र होता है। यानी आग बुझाने में यह सहायक होता है फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। तो यह कितने प्रकार के होते हैं? यह कई प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं। पहला, जल युक्त अग्निशामक यंत्र। नाम से ही स्पष्ट है कि इस अग्निशामक यंत्र में जल भरा होगा, मतलब इसका लीवर दबाएंगे तो जल का बौछार होगा, यानी वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा रहता है, एक लीवर दबाने से जल की बौछार होती है और आग पर काबू पाया जा सकता है। जब ये पानी का बौछार होगा, उसमें जो भी वस्तु जल रही है वहाँ पे ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा और ये आग बुझ जाएगी। तो इस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किस आग को बुझाने में करते हैं? क्लास ए की आग बुझाने में करते हैं। ऐसा कि कैसे पानी का प्रयोग? क्लास ए लकड़ी, कोयला, ठोस पदार्थों से लगी आग होती है, तो उसको पानी से ही बुझाया जा सकता है। पानी से बुझाएंगे तो एकदम टोटल के टोटल आग बुझ जाएगा। अगर गैसीय चीज़ CO2 टाइप होता है या फोम टाइप होता है, फोम टाइप में तो चले ठीक है, फोम टाइप भी आग से हम क्लास श्रेणी ए की आग को बुझा सकते हैं। फोम में चूँकि पानी होता है तो पानी अगर जाएगा तो क्लास ए की आग को बुझाया जा सकता है। लिख देते हैं इसको भी।
ये क्लास बी और क्लास ए की भी आग बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। झाग पैदा करने वाली अग्निशामक यंत्र देखते हैं। इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग पैदा करता है। झाग बनाने के लिए इसमें खनिज तेल, साबुन वायु दाब के साथ जल में मिश्रित कर भरे जाते हैं। इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग क्लास बी की आग बुझाने के लिए किया जाता है, इसलिए पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लास बी द्रव पदार्थ से लगी आग होती है, जैसे डीजल, मिट्टी, तेल, पेट्रोल। अगर उसमें पानी का छिड़काव करेंगे तो उसका डेंसिटी हल्का होता है, वो पानी पे तैरने लगेगा, तो उससे आग बुझेगा नहीं। तो आग नहीं बुझेगा तो पानी से हम बुझा नहीं सकते हैं, तो किससे? तो ये फोम टाइप झाग से बुझाएंगे तो झाग क्या करेगा? ऊपर, झाग भी ऊपर तैरने लगेगा। ऊपर तैरेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का सप्लाई काट देगा और आग बुझ जाएगी। और चूंकि इसमें पानी है, पानी का मात्रा है, तो क्लास ए की भी आग बुझ सकती है ये फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्जेसर। नाम से ही स्पष्ट है, शुष्क पाउडर, यानी इस अग्निशामक यंत्र से एक पाउडर टाइप का फायर होगा, चूर्ण टाइप का। तो चूर्ण टाइप का फायर होगा तो इस अग्निशामक यंत्र से किस टाइप की आग को बुझाया जा सकता है? एक विद्युतिक तार से जो लगने वाली आग है वो भी हम बुझा सकते हैं, है ना। और वैसे गैसीय पदार्थों से लगी आग इस अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है ना। तो इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर क्या होता है? वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है, जिससे आग बुझाया जाता है। इसका उपयोग क्लास सी प्रकार के आग बुझाने में किया जाता है। जो क्लास सी गैसीय पदार्थों से लगी आग होती है, उस आग को ये पाउडर टाइप वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है, शुष्क पाउडर टाइप वाला अग्निशामक यंत्र, इससे बुझाया जाता है। वैसे इससे हम क्लास ए की भी आग बुझा सकते हैं, लेकिन जो ठोस पदार्थों में लगी आग होगी, वो जो दहन होगा वो फ्लेम तो बुझ जाएगा, लेकिन उसमें लगी आग जो होती है वो नहीं बुझेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। नाम से यह स्पष्ट है, इस अग्निशामक यंत्र से क्या फायर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इस प्रकार के यंत्र में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 तथा गंधक के तन्नु अम्ल H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किया जाता है, जिससे लगी आग बुझ जाती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर होगा, यानी ऑक्सीजन का ब्रेक, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम मात्रा, वहाँ पे आग बुझेगा ही। तो उसका रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और प्लस H2SO4, और इसका रासायनिक ये हो जाएगा Na2SO4 H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि इसमें कुछ पानी का भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में, उसका ज़्यादा फायर नहीं होगा। तो ज़्यादातर मात्रा में इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसीलिए ये किस प्रकार की आग बुझाई जाती है? क्लास डी, यानी जो विद्युतिक तार से लगने वाली आग है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे ज़्यादा बेटर होता है रेत से, बाल्टी में रेत, बालू का रेत रहता है, उससे क्लास डी प्रकार की आग बुझाने में सबसे बेहतर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र CCl4 टाइप अग्निशामक यंत्र। यह यंत्र इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्रा क्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन BaCF2ClBr, ठीक है, नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा रहता है इस यंत्र में। इस यंत्र से क्या होती है? जहरीला वाष्प निकलती है, इसीलिए इसे खुले स्थान पर रखा जाता है। इस यंत्र से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है,
ठीक। और विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र होता है वह उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं CCL4 टाइप अग्नि फायर एग्जॉस्टर जो है सो क्लास सी की आग बुझाने में थोड़ी सावधानी रखनी होती है, इसीलिए कि क्लास सी टाइप का जो आग है वो LPG से लगी आग है, और LPG गैस रसोई घर में इस्तेमाल होता है, और रसोई घर में खाद्य सामग्री होता है, और ये अग्निशामक यंत्र से क्या उत्पन्न होता है, एक जहरीला वाष्प, तो वो मिश्रित हो जाएगा तो आगे वो खराबी करेगा, मतलब जहरीला चीज़ वो खाद्य सामग्री में मिल जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना होता है कि जब भी आग लगे तो पूरे खिड़की वगैरह खुला रहे और उसमें ये फायर किया जाएगा तो एकदम बिल्कुल सही रहेगा। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सैंड फील्ड बकेट्स, रेत से भरी बाल्टियाँ। रेत से भरी बाल्टियाँ का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, क्योंकि बालू जो है विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि पानी जो है सो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। तो अब देखते हैं लाल रंग से पेंट की हुई बाल्टियों में सूखी रेत भरकर रखी जाती है। इनका प्रयोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है ना। अब नेक्स्ट छोटा मोटा टॉपिक बच गया है इस चैप्टर का, मानक एवं मानकीकरण। इसको हम लिखा देते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो छोटा मोटा है मानक एवं मानकीकरण, देख लेते क्या है। मानक क्या है? स्टैंडर्ड, किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार प्रकार एवं कार्य विवरण इत्यादि के निर्धारित रूप मानक कहलाता है ना। जैसे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय SI सिस्टम, SI पद्धति पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक उसी तरह विद्युत धारा का मानक मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। भारतवर्ष में SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है ना, के आधार पर वर्ष 1969 में ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने मानकों का निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया था। उक्त संस्थान का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। यह जो है इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। भारतीय वस्तुओं के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यकता होती है। बिजली के उपकरण, मशीन इत्यादि सभी BIS प्रमाणित होनी चाहिए, है ना। चलिए ISI ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या नियम है? जैसे मात्रक प्रतीकों के एक वचन तथा बहुवचन एक ही होते हैं। जैसे I बराबर 1 एम्पियर और I बराबर 10 एम्पियर, तो क्या एम्पियर को एम्पियर्स लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। S तो नहीं लगाते बहुवचन में, सब में एम्पियर ही लिखते हैं, यानी A। ठीक उसी तरह 5 मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर ही होता है। वोल्टेज भी ही होता है, S नहीं लगता है। वाटेज का W ही लगता है, प्लूरल में S नहीं लगता है। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों बराबर ही होता है। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत नहीं लगाया जाता है। यहाँ जैसे 10 वोल्ट है, वोल्ट के सामने पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। वोल्ट के सामने, किलोग्राम के सामने पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक से अधिक शब्दों वाले पदों के छोटे नामों में पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है। जैसे EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, 3 पद है, एक से अधिक शब्द है, तो इसमें पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब जो है जैसे AC तथा DC जैसे छोटे नाम जो है, इसका प्रयोग केवल विशेषण के तौर पे किया जाता है, यानी विशेषता बतलाने के तौर पे किया जाता है इस शब्द का प्रयोग। तो कैसे? जैसे परिपथ, AC परिपथ, कौन सा परिपथ है? AC परिपथ। परिपथ की विशेषता बतलाया जा रहा है ना। मोटर, DC मोटर, कौन सा मोटर है? DC मोटर, यानी मोटर की विशेषता बतलाया जा रहा है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है,
अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।